इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि नागरिकता छीनी जाएगी, एक वर्ग में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर नागरिकता संशोधन कानून किस मकसद के तहत आया है और इसका क्या फ़ायदा देश को होने वाला है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं इलेक्शन मंत्रा के कार्यकारी संपादक विक्रम उपाध्याय जी से। विक्रम जी, नागरिक संशोधन कानून जो है इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि चुनाव में इसका फ़ायदा लेना चाहती है बीजेपी और एक वर्ग में एक डर व्याप्त करने की कोशिश हो रही है। हमें तफसील से पूरा बताइए विस्तार से कि ये कानून क्या है। जी, कानून के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है। ये कानून जो है वो एकदम अचानक से नहीं आया है। 2016 से मोदी की सरकार ये कोशिश कर रही थी कि देश में नागरिक संशोधन करके कानून एक ऐसा लाया जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीन ऐसे देश हैं जहां कह सकते हैं कि मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है और यहाँ इस्लामिक कानून लागू है। इन देशों में जो लोग रह रहे थे, जैसे सबसे ज़्यादा देखिएगा अफ़गानिस्तान में हमारे सिख बंधु रहते थे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू रहते थे, लेकिन चूंकि वहाँ इस्लामिक कानून लागू है, वहाँ के पुलिस, वहाँ की न्याय व्यवस्था सब कुछ जो है इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार चलती है, तो वहाँ हमारे लोग जो है सफोकेशन महसूस करते थे। फिर बाद के दिनों में क्या हुआ कि वहाँ पे जो गैर सामाजिक संगठन हैं या जो आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने जबरन जो है हिंदुओं का इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया, उनकी बहन बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। वो डर के मारे वो है या तो उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया या भाग के यहाँ आए। भाग के ऐसे नहीं है कि बॉर्डर पार करके आ गए, वो एक वैलिड वीज़ा के साथ आए थे। हाँ, उसके बाद उनके यहाँ से जाने की स्थिति नहीं बनी। वहाँ उनके जाने के बाद उनके साथ फिर वही स्थिति होगी, या तो मारे जाएंगे, इस्लाम कबूल करने की कोशिश की जाएगी। 2016 में मोदी सरकार ने पहली कोशिश की थी, तब राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं था, ये कानून पारित नहीं हो सका। ये कानून दिसंबर 2019 में ये एक्ट के रूप में पास हो गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। लागू नहीं करने के पीछे दो कारण थे। एक तो इस कानून की जो प्रक्रियाएं हैं वो बनी नहीं थी। दूसरा, बीच में जो है वो तमाम आंदोलन आपने देखा होगा कि शाहीन बाग का आंदोलन, इधर का आंदोलन, तो उस देश में उस समय एक अनरेस्ट की स्थिति पैदा की गई और जानबूझकर पैदा की, उसका कोई कारण नहीं था। तो ये कानून को आने में देरी है। अब कोई कहते हैं कि भाई ये टाइमिंग क्यों, चुनाव के पहले क्यों? चुनाव के पहले कोई अचानक चीज़ नहीं आई, ये एक प्रक्रिया में चीज़ें थीं। ये लोगों को समझना चाहिए कि प्रक्रिया में चीज़ थी। सरकार ये लागू करना चाहती थी 2019 से ही, इस समय लागू हुई। उसका एक कोई कारण नहीं है कि उसका कोई फ़ायदा उठाए गवर्नमेंट, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, प्रक्रिया पूरी हुई, ये कानून लागू हो गया। अब इस कानून को लेकर जो गलतफहमियाँ हैं वो तीन बातों में समझिए। ये कहानी की जो शुरू होती है असम से, असम की राजनीति से शुरू होती है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की राजनीति से शुरू होती है। असम में आपको मालूम है कि एनआरसी लगाया गया था, उसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो लोग उस रजिस्टर में नहीं शामिल हैं उनको देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आपको मालूम है जब बांग्लादेश का गठन हुआ 1971 में, तो बहुत सारे लोग भाग के आए। उसके बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर साल बड़ी मात्रा में मुस्लिम एक जनसंख्या बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में आ रही थी, जिसके कारण से यहाँ अनरेस्ट पैदा होने लगे, दंगे होने लगे, अलग तरह के तमाम संगठन बन गए जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो गए। सरकार को लगा कि नहीं, अगर हमने नागरिकता का पहचान अगर करनी है तो एक एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का होना चाहिए। जब ये सिटीजनशिप रजिस्टर लागू हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से लागू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू कराया, तो बहुत सारे लोग जो है इससे बाहर हो गए। उसके बाद उसी के साथ साथ ये जो है ये CAA भी लाया गया। अब जो भारत के जो लोग, ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार के विरोधी हैं, उन्होंने लोगों को भरमाना शुरू कर दिया कि सिटीजनशिप एक्ट के जो सिटीजनशिप जो रजिस्टर था हमारा, उसमें बहुत सारी हिंदू फैमिली भी थी जो बाहर हुई थी, क्योंकि उनके पास भी अपने नागरिक होने का कोई सबूत नहीं था। सबूत के रूप में भी आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये इलेक्शन कार्ड या आई कार्ड या ये पासपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट नहीं मानती है कि ये वैध डॉक्यूमेंट है। एनआरसी के अनुसार वैध डॉक्यूमेंट वो है जो खेत खलिहान
आपके जो है वंशावली, ये इसका कोई सबूत हो, यानी आपके बाप दादा भी इस देश में रहते आए हों, और जिसके बाप दादा भी रहते रहे उसके लिए मुश्किल काम नहीं है ये साबित करना कि उसके बाप दादा यहाँ रहते थे। लेकिन लोगों को कहा कि नहीं, अब आपका जो है वो साबित करना पड़ेगा आपके दादा कहाँ पैदा हुए। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ मूठ की बातें फैलाई गई। कोई भी एक डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट हो सकता था, या तो आपका घर रजिस्ट्री हो, आपकी जब आज़ादी से पहले की आपकी रजिस्ट्री, आपका घर हो, तो सबका लगभग पैतृक घर होता है, कहीं ना कहीं लोगों का होता है, जिनका नहीं होता उनको भी सरकार बना कर देती है कि या ले लो। तो वहाँ ये विरोध पैदा किया गया मोदी सरकार के खिलाफ जानबूझ करके कि ये जो एनआरसी से जो लोग बाहर हुए हैं, चाहे मुस्लिम बाहर हुए हैं, तो उसमें उनको तो छोड़ दिया, लेकिन सीए ला के क्या किया उन्होंने कि जो हिंदू बाहर हुए हैं उनको नागरिकता दे दी, यानी जो लोग एनआरसी से बाहर हुए हैं वो सीए से अंदर आ जाएंगे। ये एक कहानी बनाई गई, और उस कहानी बनाने का असम से चला ये आंदोलन जो है वो दिल्ली में जाकर रुका, और दिल्ली के बाद फिर जो बाकी शहरों, बाकी देश के अन्य राज्यों में हुआ। अभी जो विरोध हो रहा है, ये इसका विरोध होने का सिर्फ ये कारण है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि सीए के पीछे सरकार की एक छुपी हुई मंशा है। क्या मंशा हो सकती है भाई? मंशा ये हो सकती है कि जो लोग, इस कानून का सीधा सीधा मतलब सिर्फ एक ही है कि जो लोग बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, वो अगर उस देश में रह ही नहीं पा रहे हैं, और वो भी उसका भी एक कट ऑफ डेट है, यानी दिसंबर 2014 से पहले जो आ गए हैं उनको तत्काल नागरिकता दी जाएगी। तो ये जो कहानी बनाई गई है कि मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि मुसलमानों का एक भी मुस्लिम की नागरिकता इससे नहीं जाने वाली है, क्योंकि नागरिकता देने और नागरिकता छीनने का ये कानून ही नहीं है। जो अपने देश में लोग रह रहे हैं वो नागरिक हैं, उनको जो लोग ने अप्लाई किया है इस कानून के तहत, यानी जो लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे हैं, सिर्फ उनको नागरिकता देने का कानून है, न कि भारत के किसी नागरिक को ये पूछने का कानून है कि भाई आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। तो ये टोटल एक भ्रम है। अब क्या है, अब राजनीति इसकी दूसरी हो रही है। इस समय जो विरोध हो रहा है उसका सीधा सा मतलब ये है कि मुसलमानों के मन में ये डालना कि मोदी सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है। देखिए, मोदी सरकार की आलोचना कहीं और हो नहीं सकती, आर्थिक मोर्चे पे हो नहीं सकती, सामाजिक मोर्चे पे हो नहीं सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो नहीं सकती, तो कहाँ हो सकती है? तो ये बताना पूरी दुनिया के सामने कि ये अल्पसंख्यक विरोधी हैं और ख़ास करके मुसलमान विरोधी हैं। ये एक और मौका विपक्ष को मिलता है कि उन्हें मिला है ये बताने के लिए कि भाई भारत सरकार या मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के विरोधी है, और इसलिए दोबारा से फिर से इसके खिलाफ लोग खड़े करने के लिए ये विरोध का एक कारण बनता जा रहा है। एक सवाल आखिरी है कि ये जो इस तरह के कड़े कानून, चाहे वो 370 का है, चाहे वो राम मंदिर का है, चाहे वो 3 तलाक का है, और ये अब नागरिकता संशोधन कानून है, इससे 2047 में जो एक नया भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की कितनी मदद मिलेगी? देखिए, मोदी सरकार बार बार कह रही है कि पॉलिसी इसलिए नहीं लाते हैं कि लोग इससे खुश होंगे, बल्कि वो देश को बनाने के लिए जो पॉलिसी ज़रूरी है उसको ध्यान में रख के वो पॉलिसी लाते हैं। ये जो नागरिकता संशोधन एक्ट है, कानून है, इसके लाने के पीछे आप देश के आर्थिक विकास के साथ साथ ये समझ लीजिए कि देश में एक शांति हो, एक स्थायित्व लगे। जो बाहर के लोग आए हैं उनको भी लगे कि ये देश हमारा है। जो खानाबदोश की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको लगे कि नहीं, ये हमारे देश में, इस देश में हमारे लिए भी जगह है, मेरे बच्चे भी ये पढ़ेंगे, इस देश के नागरिक कहलाए जाएंगे। ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव पॉलिसी है, जिसको बोलते हैं कि सबको जो है शामिल करने की पॉलिसी है। इसमें किसी को हटाए जाने की पॉलिसी नहीं है। और किसी भी देश में अगर एक वर्ग, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब परिताड़ित महसूस करेगा, जब एलिनिएट होगा, जब अलग होगा, तो उसको लगता है कि भाई इस देश हमारे लिए नहीं है, तो फिर उस देश में जो है वो क्या होती है, देश में अस्थिरता आती है, विरोध होता है। तो ये जो है मोदी की जो पॉलिसी है वो ये नहीं है कि इससे कुछ लोग नाराज़ होंगे या कुछ लोग खुश होंगे, कुछ वोट कट जाएंगे या कुछ वोट मिल जाएंगे। ये मोदी की पॉलिसी नहीं रही है। जिन्होंने भी 10 साल का शासन देखा है, आप जैसे ठीक कहते हैं 370, किसी को नहीं था कि भाई इतना विरोध होगा, खून की नदियां बहेंगी, जो जम्मू कश्मीर की पुराने जो पॉलिटिशियंस वो कहते थे, कुछ नहीं हुआ। आज जम्मू कश्मीर के सब लोग जो है खुश होकर रह रहे हैं, साथ में रह, सबको लगता है, इवन मुसलमानों को भी लगता है कि नहीं, हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो कहना है कि मुसलमान को टारगेट करके कोई कानून लाया जा रहा है, ये गलत है। ये सबको, मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि बहुत साल तक लोगों ने उनकी कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। अब समाज को डिवाइड करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये मोदी की कल्पना भी है, मोदी का संदेश भी है। जी, ये मोदी का संदेश भी है, और समावेशी जो नीतियां हैं वो लगातार मोदी सरकार लेकर आ रही है, और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते भी रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कई बार कड़वी दवा भी देनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे दीजिए अनुमति मेरे सहयोगी सर्वजीत के साथ। आप बने रहे इलेक्शन मंत्रा के साथ।